नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे किसान आंदोलन और अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसान आंदोलन कितना ज़्यादा अर्थ रखता था या व्यर्थ था। एक एक डिमांड पर बात करेंगे और उस डिमांड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ वीडियो में कुछ अजम्पशंस हैं। अर्थशास्त्र को जब हम समझते हैं तो अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें इस वीडियो में मान करके चलना है, अजम्पशंस करके चलना है। कुछ बातें हैं जो तर्क से हम समझेंगे, तो ये है पूरा अजम्पशन। सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस, मान्यताओं के बारे में। देखिए, हम सबसे पहले जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जैसे इस वीडियो में भी हम अर्थशास्त्र की बात करने वाले हैं, तो आप अर्थशास्त्र में कहीं पर भी भावनाओं को नहीं रख सकते। मतलब अर्थशास्त्र में भावना नहीं होती। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ और मुझे दान देने का मन करता है। दान मैं 100 रुपये का देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास मेरी जेब में भी 10 रुपये हैं। तो यहाँ पर मेरी भावना थी कि मैं 100 रुपये दूँ, परंतु मेरे अर्थशास्त्र जो कि मेरी जेब में जो पैसा था वो 10 रुपये थे, तो मैं वो 10 रुपये ही दे सकता था, 100 रुपये नहीं दे सकता था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि भावना और अर्थशास्त्र दोनों भिन्न चीज़ें हैं। जब हम अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं तो हम भावना को हम नहीं समझ सकते। भावना को नकारना चाहिए जब हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। इसलिए भावनाओं की अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। अब जानते हैं, देखिए सबसे पहला दूसरा अजम्पशन जो आता है वो है कि जो किसान है कौन, आखिरकार किसान कौन है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम समझ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र कहता है कि किसान एक प्रोड्यूसर है, कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें खेती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए और क्योंकि उसे अपनी लाइवलीहुड मतलब अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ पैसे चाहिए हैं, कुछ और धन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने जीवन व्यापन के लिए पैसे कमाता है। इसलिए वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें खेती ही करनी पड़ेगी, तुम्हें किसान बनकर ही रहना पड़ेगा। वो स्वयं की मर्जी से किसान बनता है। ठीक है, तो कोई सरकार या कोई सत्ता कभी नहीं कहती कि किसान बनो। किसान बनने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते, वो खुद बनता है। वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। जैसे हर एक प्रोड्यूसर, फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी भी एक प्रोड्यूसर है क्योंकि वो कुछ बना रहा है, वैसे ही खेती करने वाला एक किसान भी एक प्रोड्यूसर है। तो किसान कोई अन्नदाता हो गया ऐसा नहीं है। अन्नदाता मतलब जो दान दे, दाता मतलब दान दे, पर किसान अपने मूल्य मांगता है। और दूसरी बात, दाता का कोई कुछ मांग नहीं होती। किसान आंदोलन की जो मांग है वो एक दाता की मांग नहीं है। दाता नहीं चाहता कि उसको एक न्यूनतम समर्थक मूल्य दिया जाए। दाता नहीं चाहता कि उसको पैसे दिए जाएं पेंशन के रूप में। दाता नहीं चाहता कि उसकी जो मूल्य है जिस पर वो सामान देता है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि दाता एक दानवीर होता है जो कि चीज़ को देता है निःशुल्क भाव से। जैसे मतदाता होते हैं, हम सब मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो हमें कोई पैसे नहीं देता वोट डालने के लिए। हम स्वतः जाते हैं ताकि लोकतंत्र में हम अपना दान दे सकें, इसलिए हमें मतदाता कहा जाता है। तो यहाँ अन्नदाता कुछ नहीं है, अन्नदाता कोई नहीं होता। किसान अपना कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको उसके बदले पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो किसान एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। उसका एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको फ़ायदा हो, ये उसका उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ उगा करके और मुफ्त में दे सके। वो उसके लिए एक शुल्क लेता है, एक पैसे लेता है। तो इसलिए उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। वो बना रहा है किसी चीज़ को, उसके बदले वो पैसे लेगा। तो इन दोनों, जो एक प्रोड्यूसर है पहली बात तो वो, दूसरा उसका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इससे ये तय हो जाता है कि किसान अन्नदाता नहीं बल्कि किसान एक व्यवसाय है। कृषि एक व्यवसाय है और किसान जो है वो एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है जो व्यवसाय करता है। तो वो कोई अन्नदाता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि नो फार्मर्स नो फूड इन्होंने बोला। नो फार्मर्स नो फूड एक भावनाओं से पहली बात कनेक्ट करना गया, परंतु नो फार्मर्स नो फूड क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, उस पर हम बात करें। तो नो फार्मर्स नो फूड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा सिर्फ हम तक भोजन पहुंचाने के लिए सिर्फ एक किसान ही सब कुछ नहीं करता, एक मशीन भी उसको चाहिए होती है। एक वो जाकर के जहाँ बेचता है मंडियों में, वहाँ से खरीद करके और उनको पैकेट में बंद करके और हमको देता है। अगर पैकेट बनना बंद हो जाएंगे तो क्या हमें भोजन मिल पाएगा? अगर ये सब मशीन जो बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी तो ये मशीन नहीं बन पाएंगी, तो क्या हमें भोजन मिल पाएगा?
और दूसरी बात, नो फार्मर्स जो कंडीशन है वो भी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र से चले जाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उधर आएगा, क्योंकि ये एक फर्म है, ये एक व्यवसाय है, कृषि एक व्यवसाय है। तो क्योंकि एक व्यवसाय है तो व्यवसाय में ऐसा ही होता है, जब एक व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आके वही काम करता है, और जो उसने छोड़ा वही पैसा वो कमाता है। तो जब आप कृषि छोड़ देंगे किसान, तो कोई दूसरा किसान आएगा और वो कृषि करेगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि नो फार्मर्स, और सिर्फ किसानों से हमें भोजन मिलता है, ये भी व्यर्थ की बात है, क्योंकि किसान को मशीन चाहिए होती है, किसान को बीज चाहिए होता है। यदि बीज नहीं होगा तो किसान उगा नहीं पाएगा। तो जो बीज बेचने वाले जो कंपनियां हैं, या बीज बेचने, खाद बेचने वाली जो कंपनियां हैं, यदि वो बंद हो जाएंगी तो भी किसान काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब एक लिंक्ड चीज़ें हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं ये चीज़ें। यदि बीज नहीं होगा तो कृषि हो नहीं पाएगी, यदि ट्रक नहीं होंगे तो वो कृषि जो उसने उगाया किसान ने वो हम तक पहुंचेगा नहीं वो अनाज। यदि पैकेट बनाने वाली कंपनियां, यदि मशीन बनाने वाली कंपनियां नहीं होंगी तो खेत जोत नहीं पाएंगे, मशीन नहीं बन पाएंगी, पैकेट में वो पैक नहीं हो पाएगा और हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भोजन के लिए, फूड के लिए सिर्फ फार्मर की, किसान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सभी की अपनी बराबरी एक इसके अंदर भागिता है, सहभागिता है, और हर एक चीज़ इसमें हमारे लिए ज़रूरी है। ट्रक भी आवश्यक है, बनाने वाली मशीन्स भी आवश्यक हैं, और इन मशीन का निर्माण करने वाली कंपनियां भी आवश्यक हैं। तो भोजन के लिए सिर्फ कृषि या किसान जो होता है, कृषक जो होता है, वही हमें भोजन नहीं देता। भोजन देने के लिए कई सारी चीज़ें, उसके बाद में इस भोजन को आगे प्रोसेस किया जाता है। गेहूँ हम कच्चा नहीं खाते, गेहूँ को हम पिसवाते हैं। अगर ये पीसने वाले, जो गेहूँ पीसने वाले हैं, ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो भोजन नहीं होगा, क्योंकि हम सीधा गेहूँ नहीं खा सकते, हमें उस गेहूँ को पिसवाना पड़ता है, और पिसवाने वाले अगर नहीं होंगे तो भी हम भोजन नहीं खा पाएंगे। तो भोजन सिर्फ एक किसान से नहीं आता, भोजन कई स्तर से गुजरने के बाद हम तक पहुँचता है, और इसमें से अगर एक भी स्तर खत्म हो जाएगा तो भोजन समाप्त होगा। तो ये एक बात थी कि नो फार्मर्स नो फूड की, और नो फार्मर हो ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि व्यवसाय है। तो यदि एक व्यक्ति जाएगा तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आ जाएगा। अगली बात आती है कि हम जो इस पूरी वीडियो में जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला हमने अजम्पशन लिया है कि हम किसान को अन्नदाता नहीं मानेंगे, किसान को एक फर्म, एक व्यवसाय के रूप में मानेंगे, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में मानेंगे, और किसान एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के रूप में मानेंगे। दूसरा अजम्पशन है कि राजनीतिक इसमें नहीं रहेंगे, एक एक मांग को समझेंगे, और मांग व्यर्थ है या अर्थ है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहली मांग से शुरू करते हैं। पहली मांग आती है पेंशन की मांग। किसान का कहना है कि जो बुजुर्ग किसान हैं, जो ये आंदोलन होता है, बुजुर्ग जो किसान हैं उन किसानों को पेंशन दी जाए। तो सबसे पहली बात मैंने बात की थी, कृषि एक व्यवसाय है, और व्यवसाय में आप एक उम्र तय नहीं कर सकते कि इस आयु के बाद या इस उम्र के बाद में वो व्यक्ति रिटायर्ड कहलाएगा और उस रिटायर्ड को हम पेंशन देंगे। हो सकता है यहाँ पर एक किसान बुजुर्ग बता करके स्वयं को पेंशन भी लेता रहे और खेती भी करता रहे, तो ये अन्याय होगा उस किसान के साथ जो सिर्फ पेंशन या सिर्फ खेती पर निर्भर है। इसलिए यहाँ पर कोई आयु सीमा तय नहीं की जा सकती, क्योंकि एक व्यवसाय है और ये एक स्वयं व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस आयु में उसको लगेगा कि अब मैं फिजिकली काम नहीं कर सकता और इसलिए अब वो बैठ जाएगा। तो ये सबके लिए अलग अलग है। हमने देखा है कई किसान आयु तक भी कृषि कर व्यवसाय को अपने जारी रखते हैं, कृषि करते हैं। वहीं कुछ जो जिनको लगता है कि मैं उतना अभी फिजिकल फिट नहीं रहा, तो वो कम आयु में भी छोड़ देते हैं कृषि को। तो कृषि को छोड़ने की आयु तय नहीं की जा सकती, क्योंकि एक व्यवसाय है और व्यवसाय की कोई एक आयु नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है आप पेंशन भी लेते रहें और इधर ये काम भी करते रहें, तो ये अन्याय हो जाएगा कुछ लोगों के साथ। तो इसलिए सबसे पहला विषय पेंशन। बुजुर्ग किसान, तो बुजुर्ग कौन है, इसकी आयु सीमा आप कैसे तय कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि किसान जो हैं, कृषि जो है वो व्यवसाय है, और इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे किसान, मजदूर किसान भी होते हैं जो मजदूरी करते हैं खेतों में। एक किसान होता है जो खेत का मालिक होता है और वहाँ पर कृषि करता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मजदूर और किसानों को पेंशन दी जाए, फिर फैक्ट्री वर्कर ने क्या गलत किया? फैक्ट्री वर्कर को भी पेंशन दी जानी चाहिए अगर आपके हिसाब से, तो क्योंकि फैक्ट्री वर्कर भी तो वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना है किसी चीज़ को, उत्पादन करना, वही उत्पादन आप कर रहे हैं, वही उत्पादन वो कर रहा है।
तो फिर फैक्ट्री का जो एक वर्कर है वो भी आकर बोलेगा कि हमें भी पेंशन दो। आगे चलकर जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी बोलेंगे कि अब हम अपने जो भी हमारा संस्थापक या फाउंडर CEO जो भी थे, हमने अब हम उस लायक नहीं रहे और अब हम बुजुर्ग हो गए, इसलिए अब हमें आप पेंशन देना शुरू करो। तो पेंशन सिर्फ कृषि में ही क्यों, पेंशन हर क्षेत्र में मांगी जाएगी, और अगर हर क्षेत्र के अंदर पेंशन मांगी जाएगी तो यहाँ पर नुकसान होगा भारत सरकार को, क्योंकि हर व्यक्ति को यदि भारत सरकार पेंशन देने लगी तो फिर भारत सरकार के पास क्या रहेगा, पूरा जो कोष है वो खाली हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम एक गणित से समझते हैं इसको, आम बात को, यदि इनकी मांग है कि 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए किसान मजदूर को, तो यदि किसानों और मजदूरों को 10,000 की पेंशन दी जाती है तो 12 महीने एक वर्ष में होते हैं, तो लगभग 1,20,000 एक व्यक्ति पर खर्च करेगी सरकार। ये एक व्यक्ति का एक वर्ष की जो खर्चा होगा अगर सरकार पेंशन देगी तो, अगर हम मान के चलें 2 करोड़ भी कुल किसान और कृषि को मिलाकर, वैसे तो 80% तक कहा जाता है कि भारत में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, 80% अगर हम देखें तो 140 करोड़ में से आंकड़ा करोड़ों में चला जाता है। परंतु यदि हम 2 करोड़ भी कृषि और मजदूर को समझें तो 2 करोड़ अगर कृषि और मजदूरों को भी दिया जाएगा तो ये सालाना ये आंकड़ा लगभग 2,40,000 करोड़ का बन जाएगा। मतलब 2,40,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष सरकार सिर्फ किसानों को उनकी एक पेंशन के रूप में देगी, और फिर हर एक जो फैक्ट्री वर्कर है और हर जो व्यक्ति है वो भी बोलेगा कि हमें भी पेंशन दो, क्योंकि कार्य तो आपने भी वही किया है, उगाने का, उत्पादन का हमने भी वही कार्य किया है। तो फिर 2,40,000 रुपये जो पेंशन के रूप में खर्च किया गया, अगर हम बात करें कि भारत सरकार की जो कुल आय होती है, वार्षिक आय, वो लगभग 203 लाख करोड़ की होती है, और 203 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ के लगभग का, जिसमें हम न्यूनतम, मैं मिनिमम से मिनिमम किसान मांग के चल रहा हूँ, कहा जाता है 80% कृषि पर लोग इस देश के अंदर अभी निर्भर हैं, तो यह आंकड़ा और भी करोड़ों में बढ़ सकता है। परंतु सिर्फ 3 लाख करोड़ अगर मैं मान के चलूं तो 3 लाख करोड़, 203 लाख करोड़ की भारत सरकार की आय है, और उसमें से 3 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन के रूप में कृषि और मजदूर को देने लग गए, तो भारत सरकार जो और क्षेत्रों में विकास उससे कर सकती थी, हाईवे पुल बना सकते थे, आगे चल कर के विकास का कार्य किया जा सकता है, वो विकास भी धीमा होगा। अब आप बोलेंगे कि क्या विकास, अगर आप उसको देख रहे हैं तो फिर क्या किसान को पीछे छोड़ दिया जाए? किसान को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, परंतु पेंशन की मांग व्यर्थ है, क्योंकि पेंशन तो हर क्षेत्र के व्यक्ति को फिर मिलनी चाहिए यदि, क्योंकि वो भी उत्पादन कर रहा है, तो ये मांग, सबसे पहली मांग व्यर्थ है। तो दूसरी इनकी मांग है MSP को लागू कर दिया जाए। वैसे तो MSP और पूरे अर्थशास्त्र को मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था, पर MSP और अर्थशास्त्र क्या है उसको आप समझते हैं। देखिए MSP से होगा क्या, MSP से जो प्राइस है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर सरकार MSP पर खरीदने लगी तो वहाँ पर प्राइस बढ़ना संभव हो जाता है। साथ ही साथ MSP के आने की वजह से अगर प्राइवेट सेक्टर में, जैसी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी MSP लाई जाए, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्राइस बढ़ेगी इनपुट की, तो वहाँ पर वो आउटपुट जो वो निकाल रहा है, जो उसका उत्पादन है, जैसे हमने बात की थी टमाटर की, तो टमाटर की यदि प्राइस बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगी, तो वो जो फैक्ट्री में से जो निकल रहा था टमाटो का सॉस, उसकी भी वो वहाँ पर दाम बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो मूल्य है वो बढ़ने लगेगी, हर चीज़ की जो प्राइस है वो हाइक होगी। प्राइस यहाँ पर क्योंकि हाइक होगी MSP के आने की वजह से, तो हम जानते हैं कि प्राइस जैसे ही बढ़ती है वैसे ही डिमांड जो है उसकी वो कम हो जाती है। अब अगर सप्लाई को हम कांस्टेंट भी मान के चलें, मतलब सप्लाई मार्केट में उतनी ही आ रही है, जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिया था कि सप्लाई यदि 100 किलो की टमाटर की आ रही है और डिमांड सिर्फ 10 किलो टमाटर की रह गई, तो यहाँ जो 90 किलो टमाटर बचे वो एक्सेस सप्लाई हो गई। ये एक्सेस सप्लाई क्योंकि कृषि है, किसान है, तो हमने देखा है कई बार फिर वो लोग फेंक करके चले जाते हैं। जैसे टमाटर हमने कई बार देखे तो लोग उन्हें फेंक करके अक्सर चले जाया करते हैं। तो यहाँ पर 90 किलो का जो किसान को नुकसान होगा, वो नुकसान मूल्य में भी होगा, और इससे डिमांड कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो आम आदमी है उसके लिए भी महंगाई बढ़ेगी, साथ ही साथ जो किसान है, छोटा किसान, उसके लिए भी नुकसान एक बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर MSP लगा दी गई और उसकी वजह से रेट बढ़ चुकी है। तो MSP के ऊपर पूरी एक वीडियो है विश्लेषण के अच्छे से रूप में, उसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए MSP का जो मांग है
वो एक पूर्णतः व्यर्थ मांग है। अगली मांग आती है कर्ज माफ़ कर दो। अब हमको लगेगा किसान है बेचारा, उसका कर्ज माफ़ कर देना चाहिए, पर ऐसे कई सारे मजदूर लोग हैं जो लोन ले लेते हैं, जो कर्ज कहीं ना कहीं से कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद में उस कर्जे को वो चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से और भी कई लोग हैं, सिर्फ किसान नहीं सुसाइड करता, और भी कई आम लोग हैं वो भी सुसाइड करते हैं। तो फिर तो हर व्यक्ति को ये, क्योंकि यहाँ पर किसान कुछ अलग तो नहीं है हर व्यक्ति से, वो भी एक आम व्यक्ति की तरह ही है जो स्वयं की रोजी चलाने के लिए व्यवसाय कर रहा है। तो यहाँ जो कई सारे व्यवसाय हैं, कई लोग अपना व्यवसाय खोलने के लिए लोन ले लेते हैं। भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, तो इनमें से 90% के लगभग के जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये स्टार्टअप्स भी लोन लेते हैं। तो क्या फिर इन स्टार्टअप्स को भी मांग रखनी चाहिए कि हमारा भी कर्ज माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये भी फिर आगे चल के कर्जे में पड़ जाते हैं? क्या इन स्टार्टअप्स को भी मांग करनी चाहिए कि एक मिनिमम हमें सपोर्ट प्राइस दे दो, क्योंकि हमारा स्टार्टअप फेल हो गया तो आप हमें पैसे देते रहो? क्या ये बात आनी चाहिए? अगर हर व्यक्ति कर रहा है तो फिर स्टार्टअप्स भी करेंगे इस तरीके की बात, जो कि एक व्यर्थ मांग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ जो दूसरी मांग थी कर्ज माफ़ी की मांग, कर्ज माफ़ी से भारत सरकार को, पूरी अर्थव्यवस्था को दोबारा लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो लाखों करोड़ों का नुकसान पेंशन में, लाखों करोड़ों का नुकसान कर्ज माफ़ी में, और आगे लाखों करोड़ों का नुकसान और देखना पड़ सकता है एमएसपी के अंदर भी। तो इससे भारत सरकार को या अर्थव्यवस्था को पूर्णतः लॉस देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। तो ये जो मांग थी कि कर्ज माफ़ी कर दी जाए, तो कर्ज तो हर एक व्यक्ति लेता है, और कई सारे लोग हैं जो कर्ज लेने के बाद उसे चुका नहीं पाते। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि बहुत से अन्य लोग भी हैं जिन्हें सुसाइड जैसे कदम भी उठाने पड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जो ये मतलब लोन का, जो कर्ज का अंदर जो वो पड़ जाते हैं। तो साथ ही साथ कई लोग बर्बाद हो जाते हैं कर्ज की वजह से। तो उन लोगों को भी कर्ज माफ़ी देनी चाहिए यदि किसानों को कर्ज माफ़ी दी जा रही है, क्योंकि किसान कुछ अलग नहीं है। किसान व्यवसायी तो है जो आम व्यवसाय कर रहा है खुद का, तो फिर उसका स्पेशल क्यों कर्ज माफ़ किया जाए? सभी का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। फिर तो पेंशन सिर्फ किसान को क्यों दी जाए? सबको दे देनी चाहिए। एमएसपी सिर्फ कृषि में ही क्यों लगाया जाए? कई स्टार्टअप भारत में बनते हैं जो फेल हो जाते हैं, उन स्टार्टअप्स के लिए भी एमएसपी देनी चाहिए। तो 4 मांग थी इनकी मुख्यतः कि एफआईआर रद्द हो, कर्ज माफ़ी कर दी जाए, एमएसपी दे दी जाए और पेंशन दे दी जाए। पांचों ही मांग, जो चारों इनके भी मांग थी हमने जिन पर बात की, ये चारों मांग व्यर्थ मांगे हैं, क्योंकि इनका कुछ अर्थ नहीं है। पेंशन देने से सिर्फ किसान को क्यों पेंशन दी जाए? हर व्यक्ति को फिर तो पेंशन दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा है, हर व्यक्ति की आयु बढ़ रही है, तो फिर हर व्यक्ति को पेंशन देनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी मांग एमएसपी की मांग थी। तो भारत में कितने स्टार्टअप हैं जो हर वर्ष फेल हो जाते हैं? 90% के लगभग का इनका आंकड़ा बताया जाता है। तो 90% स्टार्टअप्स भी बोलेंगे हमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। कर्ज माफ़ सिर्फ कृषि की ही या किसान के अंदर ही क्यों कर्ज माफ़ी की जाए? कर्ज माफ़ी तो कई सारे लोग हैं जो कर्जा नहीं चुका पाते, तो उनकी भी कर्ज माफ़ी कर देनी चाहिए फिर तो। अगली जो इनकी मांग थी वो थी कि जो बीज विक्रेता है, जो गलत बीज बेचता है, उसको सजा का प्रावधान उसके लिए हो। इस मांग का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ, और मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल सही मांग है कि जो भी व्यक्ति ये जो गलत बीज बेचता है, जिसकी वजह से किसान को लॉस देखना पड़ रहा है, जो विक्रेता गलत और ख़राब बीज बेच रहे हैं और जिसकी वजह से किसान को लॉस देखना पड़ रहा है, ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ सज़ा होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानून भी बनना चाहिए। इस मांग को मैं व्यर्थ नहीं मांगता, और इस मांग का एक अर्थ है, और ये मांग आवश्यक है किसानों के लिए। तो ये मांग आवश्यक थी, परंतु जो पिछली चारों मांग थी वो व्यर्थ मांगे थी। कुछ मांगे मैंने बताया, कुछ मांगे हैं जो आवश्यक भी हैं और कुछ मांगे हैं जो व्यर्थ भी हैं। तो ये इस पूरी जो इनकी डिमांड थी उस पर हमने बात की। डिमांड कई थी, परंतु हमने मुख्यतः जो 5 डिमांडें थी जिन पर ज़्यादातर बात की जा रही थी कि ये मांगें तो दे दी ही जाएं, इन मांगों पर हमने आज बात करी। अर्थशास्त्र की दृष्टि से हमने एक एक मांग को समझा, और हमने अपनी भावनाओं को किस प्रकार से आप अलग करके और अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं उसको भी आज हमने समझा। कृषि एक व्यवसाय है और कोई अन्नदाता नहीं, कोई दाता नहीं, ये हमें समझने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। तो आज हमने समझी 5 मांग, कौन सी मांग अर्थ रखती है, कौन सी मांग व्यर्थ है, और किस मांग का कितना अर्थ है, किस मांग की कितनी आवश्यकता है, उस पर भी हमने आज बात की।
तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।